बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पावर प्ले। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, ये हमने सुना था, लेकिन क्या क्रिकेट अब अन्याय का खेल बनता जा रहा है? कल चिन्ना स्वामी स्टेडियम में आरसीबी और एलएसजी के बीच मुकाबला हुआ। मैच आरसीबी ने जीता, जश्न मना, लेकिन जब प्लेयर ऑफ द मैच का नाम पुकारा गया तो पूरा स्टेडियम क्या, सोशल मीडिया भी सन्न रह गया। क्यों? वजह बड़ी थी। एक तरफ 22 साल का युवा रसिक सलाम, जिसने अपनी रफ्तार और धार से लखनऊ के 4 विकेट चटकाए और मैच का रुख मोड़ दिया। दूसरी तरफ अनुभवी जोश हेजलवुड, जिनके खाते में आया सिर्फ 1 विकेट, लेकिन अवार्ड मिला हेजलवुड को। आखिर ये कैसा गणित है? क्या अब विकेटों की गिनती से ज्यादा नाम का वजन मायने रखने लगा है? इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स के जाने माने जानकार जुड़ चुके हैं। इनका स्वागत करते हैं। उसके बाद 2 और बहुत अहम विषय हैं, आज होने वाले मैच के बारे में और कमिंस की वापसी हो गई, इसको लेकर भी बातचीत होगी। सबसे पहले अपने जो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप सभी का परिचय करवाती हूँ। जी, दिव्यांशु जायसवाल जी क्रिकेट एक्सपर्ट है, आपका बहुत स्वागत है। आपका अनुज मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। दिव्यांशु जी, बिना किसी देरी के सबसे बड़ा सवाल, आकाश चोपड़ा ने इस बच्चे के साथ अन्याय कहा है इसे। 4 विकेट लेने वाले रसिक की जगह 1 विकेट लेने वाले हेजलवुड को चुनना, क्या आपको नहीं लगता कि जूरी ने यहाँ पर ब्लंडर की है? मैं भी थोड़ा सा हैरान था इस मामले में कि जॉश हेजलवुड को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड क्यों मिला। 1 विकेट उन्होंने लिया, निकोलस पूरन को आउट किया, डॉट बॉल ज्यादा फेंकी या पावर प्ले में उन्होंने ओवर किया और वहां पर एलएसजी को पूरा मैच वहीं पर समाप्त कर दिया था, क्या इसलिए? बट जिस तरह से रसिक सलामडार ने गेंदबाजी की, उसका जो इम्पैक्ट था, 4 विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। T20 मैच में 4 विकेट मिलना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी प्लेयर के लिए। तो क्या जॉश हेजलवुड का इम्पैक्ट इतना ज्यादा लगा कि आपने रसीक को इग्नोर कर दिया? और आकाश चोपड़ा की बात से मैं भी सहमत हूं कि एक नए लड़के को आप अगर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड देते तो उसको कितना, उसका जो मोरल है वो कितना बूस्ट होता, उसके कॉन्फिडेंस के लिए कितना बेहतर होता। और अगर कायदे से देखा जाए तो डिजर्व तो वही करते थे ना, रसीक ही डिजर्व करते थे प्लेयर ऑफ द मैच। और हर किसी को पता था कि यार 4 विकेट अगर मिले हैं तो रसीक को ही प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिलना चाहिए। और अगर आपको जॉश हेजलवुड में ऐसा क्या दिखा कि एक विकेट उन्होंने लिया, उसके बावजूद आपने उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया? फिर ऐसे तो भुवनेश्वर कुमार को भी 3 विकेट मिले थे, तो क्या वो डिजर्व नहीं करते थे? अगर जॉश हेजलवुड, ऐसा भी नहीं है कि आरसीबी के कोई बहुत बड़े पोस्टर बॉय है, इम्पैक्ट उन्होंने क्रिएट किया, मैं मानता हूं। उन्होंने डॉट बॉल ज्यादा डाले, पावर प्ले में 2 ओवर डाले आई थिंक, और वहां पर इम्पैक्ट क्रिएट किया। 35 या 36 रन बने लखनऊ के पावर प्ले में। वहीं पर मैच समझ लीजिए कि समाप्त हो गया था। बट 4 विकेट्स का जो कॉलम है वो भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। फिर ऐसे तो आप विराट कोहली को भी प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दे सकते थे कि उन्होंने 49 बनाए, जबकि 49 कोई बड़ा बेंचमार्क नहीं है। बट जिस तरीके से वो खेले, जिस तरीके का इम्पैक्ट क्रिएट किया, तो जॉश हेजलवुड को अवार्ड देना मेरी भी समझ से बाहर था कि ऐसा आखिर क्यों किया गया। बिल्कुल। अनुज जी, आपका क्या मानना है? देखिए, रसिक एक युवा है, 22 साल का लड़का, और इस तरह से 4 विकेट लेना, आपको क्या नहीं लगता कि अगर उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच दिया जाता तो उनके मनोबल में ना सिर्फ मनोबल बढ़ता और आगे खेलने के लिए भी वो प्रेरित होते? लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से जो भेदभाव जैसी स्थिति यहाँ पर बनते नजर आ रही है, ऐसे में तो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करें या फिर मनोबल टूटने जैसी स्थिति भी है, इनका भी तो मानसिक असर पड़ सकता है। क्या लगता है आपको? नहीं, मनोबल और मानसिक स्तर वाली बात थोड़ी सी ज्यादा हो गई, क्योंकि टीम में तो वो सब एक दूसरे के भाई हैं ना, और आपस में टीम मैच जीते भी हैं तो फिर टीम के बाद मीटिंग्स भी होती है, उसमें बताया जाता है किसने कैसा परफॉर्म करा। छोटी छोटी चीजों के ऊपर डिस्कस किया जाता है और तारीफ भी की जाती है अगर आपने करा। नॉर्मली क्या होता है ना कि जब आप किसी सरप्राइजिंग एलिमेंट को मैन ऑफ द मैच देते हो या प्लेयर ऑफ द मैच देते हो, तो हम भी उसको मतलब कहीं ना कहीं से मान लेते हैं कि हाँ, मतलब ये हुआ होगा तो मे बी ऐसा हो गया हो। पर यहाँ तो मैं भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे जॉश हेजलवुड जो है वो मैन ऑफ द मैच डिजर्व करते हैं। मतलब उन्होंने पावर प्ले के बाद 1 विकेट ली, उसके बाद रसिक ने 3 विकेट और ली, और एक पहले विकेट ली थी वो अलग बात है, 3 विकेट और ली। तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ कि जॉश हेजलवुड ने की बहुत बड़ी पार्टनरशिप तोड़ दी हो, क्योंकि जॉश हेजलवुड ने जो दूसरी विकेट ली है, मतलब जो सेकंड विकेट गिरी थी, वो जॉश हेजलवुड की पहली विकेट थी। उससे पहले 4 रन की पार्टनरशिप, 3 रन की पार्टनरशिप हुई थी। उसके बाद एक पार्टनरशिप को कृणाल पांड्या ने तोड़ा। तो ऐसा भी नहीं है कि पार्टनरशिप तोड़ी थी जॉश हेजलवुड ने, तो बहुत टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच बना कि आपने उन्हें मैन ऑफ द मैच दे दिया। इस इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है। कहीं ना कहीं होता है ना, आपको डाउट होता है, आप डिबेट करते हो, आप
कैलकुलेशंस करते हो, ये तो स्कोर कार्ड देखते ही समझ में आ रहा है कि ये मैन ऑफ द मैच जो है वो रसिक के लिए था, और अब उनका ये पहला मैच है, वो यंगस्टर है, तो और उन्हें मिलना चाहिए था। मैं तो इस बात से भी हैरान हूँ कि जॉस हेजलवुड ने क्यों मेंशन नहीं किया कि वो डिजर्व नहीं करते और ये डिजर्व करते हैं। हमने बहुत बार ऐसा देखा कि गंभीर ने अपना मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को दे दिया था जब विराट कोहली यंगस्टर थे, क्योंकि गंभीर को लगा था कि वो डिजर्व नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज मेरे लिए सरप्राइजिंग थी बहुत, रात में भी जब मैंने देखा था और अभी भी जब मैं पढ़ रहा हूँ कि इसके लिए और भी लोग ज्यादा बात कर नहीं रहे हैं आकाश चोपड़ा के अलावा, और मैंने कहीं देखा नहीं कि ऐसी बातें चल रही, जबकि ये एक्चुअली में मेन मुद्दा है कि आपने कैसे मतलब जॉस हेजलवुड को आपने दे दिया मैन ऑफ द मैच। मतलब मैं सच में जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, और मैं एक्चुअली में जानना चाहूंगा कि क्या रीजन रहा होगा, ताकि मेरी भी अंडरस्टैंडिंग बढ़े ना गेम के लिए, कि ऐसा भी क्या रीजन हो गया कि 4 विकेट वाले को नहीं मिला और 1 विकेट वाले को मिल गया। दिव्यांशु भाई ने सही बोला, 4 विकेट लेना T20 में बहुत बड़ी बात है, मतलब सारे लोग नहीं ले सकते। अगर 2 प्लेयर भी 4 विकेट ले ले, तो 2 बॉलर भी अगर 4 विकेट ले ले तो 8 गिर गए, बाकी कोई बॉलर विकेट ले ही नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि आपने मैक्सिमम चीजें अचीव कर ली एक मैच में जो आप कर सकते हो। जैसे अगर एक बैट्समैन अगर 100 रन मार दे तो अगला 100 नहीं मार सकता, T20 में इतनी बॉलें ही नहीं होती हैं। तो इसका मतलब है जिसने 100 मारे उसने बहुत अच्छा खेला है। तो वैसे ही जिसने 4 विकेट लिए उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और वो जिसने जिसने इतना मैचेस खेले भी नहीं है। हेजलवुड को तो कितना एक्सपीरियंस है, वो तो इंटरनेशनल प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम बॉलर है। बिल्कुल जी, पूजा बिल्कुल साफ तौर पर। और यही कारण है कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो पीठ थपथपाई जाती है। सिर्फ क्रिकेट की ही बात ना करें, किसी भी फील्ड में अगर हम बात करें, लेकिन अगर शाबाशी ना मिले, अप्रिशिएशन ना मिले, और इस तरह से अगर उनकी मेहनत किसी और की और फल किसी और को मिले, तो कहीं ना कहीं थोड़ा दुख तो जरूर होता है। खटास जैसी स्थिति हमने देखी भी आईपीएल में, मनमुटाव जैसी स्थिति भी देखी। चलिए, इस विवाद से हटकर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए आई एक बड़ी खुशखबरी की भी तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं, बात करते हैं। पैट कमिंस, एसआरएच का वो करोड़ों वाला कप्तान अब फिट है और 17 अप्रैल को भारत लौट रहा है। लेकिन सवाल ये है दिव्यांशु जी कि क्या कमिंस के आते ही ईशान किशन से कप्तानी वापस ले ली जाएगी, और क्या वो सीधा सीएसके के खिलाफ मैदान में उतरेंगे? अब आई थिंक पैट कमिंस आएंगे तो मेरे ख्याल से कैप्टनसी उनको जाएगी, क्योंकि ईशान किशन जो है वो स्टैंड इन कैप्टन है। जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था वहां पर बताया गया था कि ईशान किशन को पैट कमिंस के एब्सेंस में कैप्टन बनाया गया है और अभिषेक शर्मा को वाइस कैप्टन बनाया। तो पैट कमिंस आएंगे तो जाहिर सी बात है कि पैट कमिंस कैप्टनसी लेंगे। और देखिए, अब तक ईशान किशन की बात की जाए, उन्होंने कप्तानी जो की है वो नब्बी तुली की है। लास्ट मैच प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन के कारण हैदराबाद जीती, अदरवाइज 5 मैच में सिर्फ 1 जीत होती उनकी। और ईशान किशन की कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं। बट पिछले मैच में जिस तरह से बॉलिंग परफॉर्मेंस रही, एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर आए, राजस्थान रॉयल्स को हराया और पावर प्ले में मैच खत्म करा, तो वहां पर एक पॉजिटिव साइन गया कि हाँ, अब शायद हैदराबाद को एक बॉलिंग कॉम्बिनेशन मिल गया, स्पेशली क्योंकि बैटिंग तो उनकी पावरफुल थी ही, बॉलिंग जो थी बहुत ज्यादा वीक थी। पैट कमिंस अब आएंगे तो और ज्यादा वो बॉलिंग में इंप्रूवमेंट आएगा। तो मुझे लगता है कि पैट कमिंस अगर कैप्टनसी लेंगे तो बेहतर ही होगा। उससे ईशान किशन की जो बैटिंग पर जो असर पड़ रहा है उस पर भी थोड़ा कम असर पड़ेगा। ईशान किशन और ज्यादा खुलकर खेल पाएंगे और ईशान किशन उनके डिप्टी रहेंगे, उनका एक वाइस कैप्टन के रोल पे रहेगा। तो और अच्छी बात है कि पैट कमिंस जैसा एक्सपीरियंस बॉलर, एक्सपीरियंस्ड कैप्टन जो इतना अचीव कर चुका है अपनी लाइफ में, तो अच्छी बात रहेगी हैदराबाद के लिए। और आई थिंक बॉलिंग कॉम्बिनेशन जो मिला है उनको, तो पैट कमिंस के आने से वो मजबूती बढ़ेगी और आई थिंक हैदराबाद जो है एक अच्छे ट्रैक पर वापस लौट पाएगी। बिल्कुल। लेकिन अनुज जी, आपको क्या लगता है, पैट कमिंस अपनी पुरानी बैक इंजरी से उबर कर लौट रहे हैं, तो क्या सीधे आईपीएल के हाई इंटेंसिटी मैचों में उतरना उनके लिए रिस्क नहीं होगा? क्या हैदराबाद उन्हें केवल एक स्पेशलिस्ट कैप्टन के तौर पर देख रही है, या उनकी गेंदबाजी से भी वो वैसी ही उम्मीदें हैं? ये तो टीम मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया कि कैमरन ग्रीन बॉलिंग नहीं करेंगे, तो कैमरन ग्रीन ने बॉलिंग नहीं करी। तो ये आपस में बात थी केकेआर और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की। तो वैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ सजेशंस दिए होंगे, कुछ इनसाइट्स शेयर किए होंगे। तो आते ही पैट कमिंस खेलने लगेंगे ये मुझे तो नहीं पता। अगर ऐसा है कि पैट कमिंस जब फिट हुए हैं खेलने के लिए तभी वो इंडिया आ रहे हैं, तो मे बी वो आते हुए खेलने लगे। ये पैट कमिंस, और ऐसा ही होता है, कभी ऐसा नहीं होता कि आप ठीक फील करने लगे हो तो आप चले गए, और जब वहां पे जाके आपको लगेगा कि जिस मैच में आपको खेलना है खिला देंगे। प्रॉपरली जब प्लेयर फिट होता है, फिट डिक्लेयर होता है, वो मैदान में जाने के लिए रेडी होता है, तभी उसे फिट डिक्लेयर किया जाता है। तो मुझे तो लग रहा है कि पैट कमिंस आते ही लग जाएंगे। बट फिर भी अगर एसआरएच उन्हें एक दिन का रेस्ट देना चाहता है तो वो 4 दिन का रेस्ट बन जाएगा, क्योंकि इसके बाद फिर एसआरएच का मैच जो 17-18 को है, उसके बाद एसआरएच का मैच 21 को है। तो वो जो एक दिन का अगर मान लो नहीं खिलाते हैं
तो मेरे को भी नहीं लगता कि इतनी क्यों बड़ी बात होगी। बट अगर एसआरएच को ऐसा लग रहा है कि कमिंस का आके आकर हमारी बॉलिंग स्ट्रांग हो गई है और हमें ये करना था, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कैसे एसआरएच सिर्फ और सिर्फ अपनी बैटिंग पे डिपेंडेंट होता था और 240 रन मार देता था क्योंकि उसे पता है उसके पास बॉलर्स ही नहीं है। और अब उसके पास इतने अच्छे बॉलर्स हैं कि कमिंस के बिना वो एक मैच जीत गए, और अब तो कमिंस भी आ गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एसआरएच को लगता है कि वो देखो फोर्थ पोजीशन पे तो वो है, बट वो सिर्फ 4 ही मैच जीते हैं, सॉरी 4 पॉइंट्स के साथ है। अगली टीम जो थर्ड पे है वो 7 है, वो 8 है। तो टेक्निकली एक टीम भी अगर एक मैच जीतती है 6 पॉइंट्स ले आती है तो एसआरएच नीचे आ जाएगी। तो एसआरएच ऐसा नहीं कि अच्छा खेल रही है, वो फोर्थ पोजीशन पे है पर वो अच्छा नहीं खेल रही है। दिव्यांशु ने सही बोला कि वो लास्ट मैच अगर नहीं जीतती तो उनके 2 ही पॉइंट्स होते, वो लिटरली बॉटम 9 में होती। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एसआरएच चाहेगी कि वो कोई कसर ना छोड़े। तो जब आप कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हो तब आप अपने सारे पैतरे अपनाते हो, और उसमें मुझे पता लगता है कि एसआरएच जो है वो पैट कमिंस को एज अ बॉलर उतारेगी, एज अ कैप्टन भी उतारेगी, क्योंकि ईशान किशन ने ऐसा कुछ खास इंप्रेस नहीं किया। जब आप किसी को लाते हो तो उसको अपने आप को प्रूव कर देना पड़ता है कि अगला जो आएगा फिर तुम्हें उसे हटाने के लिए बहुत बड़ा रीजन चाहिए। बट पैट कमिंस के आने के बाद एसआरएच को कोई बड़ा रीजन चाहिए ही नहीं, क्योंकि ईशान किशन ने ऐसा कुछ खास इंप्रेस किया ही नहीं। तो पैट कमिंस आएंगे और डायरेक्ट एज अ कैप्टन चले जाएंगे। अगर वो ऐसा नहीं जाते हैं तो ये एक डिसीजन होगा जो इंटरेस्टिंग होगा, और इसमें हम खुद सुनना चाहेंगे कि एसआरएच क्या रीजनिंग देता है। पूजा। बिल्कुल। चलिए अब बात आज के बड़े दंगल की करते हैं। आज वानखेड़े के मैदान पर मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स की भिड़ंत होने वाली है। एक तरफ रोहित शर्मा का अनुभव है तो दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह की वो आग उगलती गेंदें जिसने पार पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए मुझे लगता है नामुमकिन है। हालांकि बुमराह पिछले मैच में विकेट लेस रहे जिस पर अश्विन ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी को आड़े हाथों भी लिया। सवाल यही है कि क्या आज हार्दिक बुमराह का सही इस्तेमाल करेंगे? श्रेयस अय्यर की सेना वानखेड़े के इस किले को फतह कर पाएगी? क्या लगता है दिव्यांशु जी? मुझे लग रहा है जिस तरह का एमआई खेल दिखा रही है, पंजाब किंग्स का पलड़ा भारी है। नो डाउट वानखेड़े में मैच है, बट हमने पिछले मैच में देखा आरसीबी ने किस तरह से ध्वस्त किया मुंबई इंडियंस को। तो मुंबई इंडियंस जिस तरह से खेल रही है, ऊपर से रोहित शर्मा चोट के कारण आज का मैच नहीं खेल पाएंगे। हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी और उनका ऑलराउंडर परफॉर्मेंस भी समझ के बाहर है। ना उनकी बैटिंग चल रही है, ना उनकी बॉलिंग चल रही है, ना मुंबई इंडियंस के जो बड़े बड़े सितारे हैं, T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन सूर्य कुमार यादव हो गए, तिलक वर्मा हो गए, जसप्रीत बुमराह आईपीएल में 5 मैच से विकेट लेस है, शायद 122 गेंदें हो गई मेरे ख्याल से, जसप्रीत बुमराह को विकेट नहीं मिला है। तो जितने भी बड़े नाम हैं वो सब फ्लॉप चल रहे हैं। मुंबई इंडियंस को मतलब अगर आज पंजाब किंग्स को हराना है, क्योंकि पंजाब किंग्स टॉप फॉर्म है, इस पूरे टूर्नामेंट में इकलौती ऐसी टीम है जो कोई मैच नहीं हारी, और एक मैच जो वॉश आउट हुआ वो भी पंजाब किंग्स के हाथ में था अगर बारिश नहीं आती। तो पंजाब किंग्स बहुत ज्यादा तगड़े फॉर्म में है। श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी जिस तरीके से चल रही है, गेंदबाजी जिस तरीके से चल रही है, उनकी बैटिंग एकदम बैलेंस टीम लग रही है, और प्लेऑफ्स के बहुत बड़ी दावेदार है पंजाब किंग्स। तो मुंबई इंडियंस का फॉर्म जिस तरह से है, जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, आई डोंट थिंक कि मुंबई इंडियंस इस मैच को जीत पाएगी। रही बात जसप्रीत बुमराह या हार्दिक पांड्या की, जैसा आपने बात की, तो हार्दिक पांड्या की ना तो कैप्टेंसी दिखी है, ना वो परफॉर्मेंस देखा है, उनके डिसीजन जो है समझ नहीं आ रहे। जसप्रीत बुमराह जैसा प्राइम बॉलर आपके पास है जो दुनिया का सबसे बेस्ट है, अगर आप उनको पावर प्ले में ही पहला ओवर नहीं दे रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि वो चीजें सेंस बनाती हैं। क्योंकि एक तरफ हम राजस्थान रॉयल्स का एग्जांपल देखते हैं कि जोफ्रा आर्चर पहला ओवर लेकर आते हैं, पहली बॉल से खौफ डाल रहे हैं और वो विकेट लेकर जाते हैं। जब जोफ्रा आर्चर ये काम कर सकते हैं तो आई थिंक बुमराह तो फिर उनसे कहीं बेहतर है। तो बुमराह का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। बल्लेबाज जो है वो, उनको जो रोल दिया गया है मुंबई इंडियंस की बैटिंग में, वो रोल वो नहीं निभा पा रहे हैं। तो आई थिंक पंजाब किंग्स का जो पलड़ा है वो बहुत ज्यादा भारी है। अनुज जी, रोहित शर्मा की चोट को लेकर भी अटकलें बहुत ज्यादा तेज हैं। क्या लगता है कि आज वो पूरी तरह फिट होकर मैदान में उतरेंगे, या फिर अगर रोहित नहीं खेलते तो ऐसी स्थिति में मुंबई के बैटिंग ऑर्डर पर इसका कितना बड़ा असर पड़ता नजर आ रहा है आपको? आपके हिसाब से क्या लगता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है अगर रोहित नहीं खेलते हैं तो जैसे एक चीज अगर मैं बोलना चाहूंगा कि थोड़ी चीज ना T20 में डिफरेंट हो गई है मेरे हिसाब से, कि अगर विराट नहीं खेलते हैं ना आरसीबी में तो आरसीबी का काम चल जाएगा। बट अगर रोहित नहीं खेलते हैं ना तो मुंबई के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रोहित को हमने देखा है कि उन्होंने आखिरी पिछले 1-2 सालों में अपना T20 गेम इम्प्रूव किया है। मतलब वो उनके बैटिंग से ही दिख रहा होता है कि वो मारना चाह रहे हैं। मतलब ऐसा है ही नहीं कि वो मार नहीं पा रहे हैं, ऐसा मतलब वो खुद आगे बढ़ बढ़ के मार रहे होते हैं, चाहे वो आउट भी हो जाए तो अच्छी बात है। खैर अब कोई डर भी नहीं है तो बैट्समैन रिस्क भी ले सकता है। तो वो चीज़ जो रोहित शर्मा में है वो आज के T20 में हमें चाहिए भी, इंडियन टीम में भी वो चीज़ है। और मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा वो
लेकर आते हैं। तो अगर वो नहीं खेलते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा धक्का तो लगेगा। पर मेरे को ऐसा लगता है कि मुंबई के पास फिर भी बहुत बड़ी बेंच स्ट्रेंथ है। आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं, तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या है, नेहल वडेरा है, जो चीज़ों को अच्छे से खेल सकते हैं और जो मतलब बहुत अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, वो धुआंधार बैटिंग कर सकते हैं, जो रोहित शर्मा से एक्सपेक्ट की जाती है। और मेरा तो हमेशा से मानना है कि आप T20 गेम में आपके बेस्ट बैट्समैन को सबसे ज़्यादा बॉल्स खेलनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि यही एक चांस है कि आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें, आपने बुमराह के साथ एक्सपेरिमेंट किया जो आपकी ज़रूरत नहीं थी करने की, पर यहाँ ज़रूरत है आपको एक्सपेरिमेंट करने की कि आप किसी और से ओपनिंग करवा दें, आप तिलक वर्मा से ओपनिंग करवा दें, आप सूर्य कुमार यादव से ओपनिंग करवा दें, या कोई और आप ओपनर ले आए। ये तो आपके लिए एक एडवांटेज है। दूसरा, मस्ट विन गेम है। पंजाब, जैसा दिव्यांशु ने बोला कि क्वालिफाई करने वाली कर सकती है, मैं एक बात बोलता हूँ, 4 मैच और जीतेगी पंजाब क्वालिफाई कर जाएगी। और अभी तो टूर्नामेंट शुरू हुआ है, 7 मैच हैं, 4 और जीते 8-15 गेम हो गए, कर गए क्वालिफाई किसी ना किसी तरह। उसके बाद एक आध मैच और जीतना होगा, अलग बात है। मुंबई के तो 2 ही पॉइंट्स है ना, उनका तो मस्ट विन गेम हो गया ये। और इसके बाद जितने गेम आते हैं अगर वो ये हारते हैं तो, क्योंकि आप 2 पॉइंट से तो फिर बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि 8 टीमों का टूर्नामेंट रहा नहीं अब, जहां पे मुंबई पहले 5 गेम हारती थी और उसके बाद भी प्लेऑफ में पहुंच जाती थी। अब ये 10 टीमों का गेम है, 2 पॉइंट्स हैं आपके पास। आपने तो, आपसे तो इतनी बुरी उम्मीदें थी भी नहीं जितनी सीएसके से थी। सीएसके भी ऊपर आपसे आ चुकी है। तो फिर यहाँ पर तो आपको मस्ट विन गेम है और आपको अपने सारे जो है पैंतरे अच्छे से यूज करनी पड़ेंगे। और पावर प्ले में भी आपको बुमराह को खिलाना है। हाँ, बुमराह विकेटलेस रहे हैं, 122 बॉलों में उन्होंने विकेट नहीं लिए, बट वो महंगे साबित नहीं हुए हैं। तो ये एक एडवांटेज है जो मुंबई को यूज करना है। पावर प्ले में आपके सबसे ज्यादा रन जाते हैं, तो आप बुमराह को वहां यूज करके कम रन दिलवाओ ना पूजा। बिल्कुल, आपने बुमराह का जिक्र कर ही दिया है। दिव्यांश जी, आज 2 बेहतरीन भारतीय तेज गेंदबाज आमने सामने, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह। डेथ ओवर्स में कौन सी टीम अपनी यॉर्कर और सटीकता से बाजी मारेगी, आपको क्या लगता है? जिस तरह से पंजाब किंग्स खेल रही है, आई थिंक पंजाब किंग्स का अपर हैंड रहेगा डेथ ओवर्स में भी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का अगर आप इस्तेमाल पावर प्ले में बेहतर तरीके से कर लेंगे तो शायद मुंबई को वो नौबत ना आए कि डेथ ओवर्स में उस तरीके से बुमराह का यूज करना पड़े। बट हार्दिक पांड्या एक रिजर्व कैप्टेंसी कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि पावर प्ले में रन जाए तो जाए, डेथ ओवर्स में हमारे पास बुमराह है, बुमराह के 2-3 ओवर्स हम बचाकर रखेंगे, वहां पर हम रन लीक नहीं करने देंगे। बट वहां पर उल्टा हो रहा है, बुमराह को विकेट नहीं मिल रहा है, प्रेशर दूसरा एंड पर जा रहा है, ट्रेंट बोल्ट की पिटाई हो रही है, दीपक चाहर की पिटाई हो रही है, हार्दिक पांड्या की पिटाई हो रही है। तो आई थिंक जिस तरह से पंजाब किंग्स, स्पेशली इसमें जो है ना कैप्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है। श्रेयस अय्यर जिस तरह की कैप्टेंसी कर रहे हैं, एक प्रॉपर कैप्टेंसी, एक आइडियल कैप्टेंसी जो होती है, जैसे रजत पाटीदार कर रहे हैं, कि रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, इन दोनों में कंपटीशन है कि कौन बेहतर कैप्टेंसी करेगा उस पर्टिकुलर डे पर, और दोनों अपने अपने टर्म्स पे बाजी मार रहे हैं। तो श्रेयस अय्यर की कैप्टेंसी जिस तरीके से हो रही है, जिस तरह से गेंदबाजी को अब इस्तेमाल कर रहे हैं, यूजी चहल का जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, मार्को यानसन का कर रहे हैं, अर्शदीप सिंह का फॉर्म काफी ज्यादा खराब चल रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा वाइड गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रन्स, जो एक्स्ट्रा रन्स है वो लीक कर रहे हैं। तो अर्शदीप सिंह का अभी फिलहाल उस तरीके का स्पेल नहीं आया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। बट पंजाब किंग्स, जैसा मैंने कहा कि बैलेंस टीम है, बॉलिंग, बैटिंग, कैप्टेंसी, हर हर डिपार्टमेंट में। तो आई थिंक पंजाब किंग्स का पलड़ा डेथ ओवर्स में भी भारी रहेगा। बिल्कुल। अनुज, आखिरी सवाल आपसे, रविचंद्र अश्विन ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर सवाल उठाए हैं, क्या वो वाकई में जायज हैं? कि क्या वाकई बुमराह जैसे स्ट्राइकर बॉलर को पावर प्ले से दूर रखना मुंबई इंडियंस की हार की बड़ी वजह बन रहा है? बिल्कुल। और सिर्फ यही वाला पॉइंट नहीं, एक और पॉइंट जो अश्विन ने रेज किया था जिसमें उन्होंने दिखाया था कि कैसे स्पिनर को उस बैट्समैन ने पर्टिकुलर मतलब 5-6 छक्के मारे या इतने सारे रन मारे थे। तो इवन जिस जर्नलिस्ट के साथ रविचंद्रन अश्विन बात कर रहे थे, वो जर्नलिस्ट भी ये सोच रहा, मतलब जब अश्विन ने पूछा उनसे कि आप बताइए कि ये क्या है स्कोर कार्ड, तो उसने बोला हाँ ये कल वाले मैच का स्कोर कार्ड है। तो अश्विन ने कहा नहीं, ये कल वाले मैच का नहीं, पिछले साल का है। और सेम चीज अभी रिपीट हुई है कि जब आपको पता है कि आपका पर्टिकुलर बैट्समैन जो वो स्पिन के अगेंस्ट इतना अच्छा है, तो आप उसी बैट्समैन के लिए फिर वही स्पिनर ला रहे हो। तो ये कैप्टेंसी कैसे हुई? मतलब एक हम आजकल शत्रुबोध की बहुत बात करते हैं, एनिमी रिकग्निशन। मैं थ्रेट रिकग्निशन की भी बात करूंगा कि जो थ्रेट है वो भी आप परसीव आपको होना चाहिए ना, कि आपको पता है कि या तो फिर आपने स्टडी नहीं किया, या तो मैं फिर ये बोलूंगा, क्योंकि अगर स्टडी करने के बाद आप ये गलती कर रहे हो तो फिर तो बहुत बड़ी गलती है। या तो आपने फिर स्टडी नहीं किया, आपने पिछले स्टैट्स नहीं देखे, आपने कुछ देखा नहीं कि कैसे ये प्लेयर पिछली बार कितना धुला था,
मतलब आज मैंने हर्षद पटेल, जयदेव उनटकट बाहर हो गए हैं। अगर अगर आपको पहले से पता नहीं होगा तो आप उन्हें खिलाते रहोगे, नए को चांस नहीं दोगे। आपको पता है वो लोग डेथ ओवर्स में अच्छा नहीं खेलते, आपने फिर भी नए को चांस दिया, नए ने प्रूव कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी कि आपको पुरानी स्टैट्स को पता करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। और बुमराह को पावर प्ले में बॉलिंग ना देना हार्दिक पांड्या ने पहले भी किया है। 2024 में जब वो 23 में, जब वो 22 में, 22-23, हाँ 24 में वो आए थे मुंबई के लिए कैप्टनसी करने, तब भी उन्होंने ये किया था। बहुत बुमराह को बू करा था ऑडियंस ने, पर वो रीजन अलग था। रोहित शर्मा बुमराह वाली हार्दिक पांड्या वाली लड़ाई थी तो उसमें बू किया था। बट वहां पे भी वो यही करते थे, हार्दिक पांड्या को बॉलिंग नहीं देते थे। तो मुझे नहीं पता कि इसके पीछे रीजन क्या है। टीम मैनेजमेंट भी सपोर्ट कर रही है, तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। पर आप जब मैच हार रहे हो तब आपको ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप हारते हो तो आपके पे सवाल ज्यादा उठते हैं। अगर आप जीत रहे होते ना ये सारे पैतरे करके, तो मे भी आपकी इसलिए तारीफ हो रही होती कि देखो बुमराह के बिना भी पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग कर ली। पर आप जब हार रहे हो तो आपको अपने सारे अच्छे प्लेयर यूज करने पड़ेंगे। पूजा, बिल्कुल। तो यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी देखने को मिल रहा है, आईपीएल में भी बेहद उड़ापोह की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल चर्चा में शामिल होकर तमाम जानकारी साझा करने के लिए दिव्यांशु, अनुज जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, यानी आज का दिन मैदान के अंदर और मैदान के बाहर दोनों जगह सरगर्मियों से भरा रहने वाला है। क्या रसिक सलाम जैसा कोई और सितारा आज चमकेगा या फिर अनुभवी खिलाड़ी बाजी मारेंगे, इस पर हमारी नजर बने रहेगी। खेल की हर छोटी बड़ी खबर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल स्पोर्ट्स पावर प्ले में इतना है, फिर से नए विषय के साथ आप सभी से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।